क्या योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने हरियाणा का चुनाव बदल कर रख दिया? योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। क्या केवल इस बयान ने हरियाणा का चुनाव बदल दिया है? बिल्कुल, इस एक बयान ने हरियाणा का पूरा चुनाव बदलेगा। और जितने भी राजनीतिक पंडित थे, देखिए कि जब कोई नई चीज चुनाव में लागू होगी तो किसी भी राजनीतिक पंडित को उसका आकलन करना इतना आसान नहीं होगा। जब योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में एटीएस उतारे, जब कांवड़ यात्रा के दौरान जब नेम प्लेट का फैसला लागू किया और नेम प्लेट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, बुलडोजर के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, उसके बावजूद वो माने नहीं। इसके बाद बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया और बांग्लादेश का जो पूरा हिंसा की जो तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश ने देखी, हरियाणा के लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और कांग्रेस का जो मुसलमानों को लेकर रुख एकदम स्पष्ट था और हिंदुओं को लेकर रुख एकदम स्पष्ट था, उस बात पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, देखिए बहुत मुश्किल लाइन है, इस देश का इतिहास रहा है कि आज तक कोई नेता पैदा हुआ ही नहीं जो हिंदुओं को एक कर पाए। और हिंदुओं को एक करने की राजनीति योगी आदित्यनाथ ने उस दौर में शुरू की है प्रकाश भाई, जिस दौर में जातिगत आरक्षण की बात की जा रही थी। और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में बीजेपी की जीत की उम्मीद थी ही नहीं। यहां तक कि कई बीजेपी नेता भी इस बात को खुले तौर पे कहते थे कि शायद हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। चैनल पे बैठे प्रवक्ता भी इस बात का आकलन करते थे कि शायद हम लोग बहुत देर से जागे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिस हिसाब से रैली हरियाणा में लगाई गई, जिस हिसाब से गुरुग्राम से लेकर उन संवेदनशील सीटों पर उनको भेजा गया जहां पर हिंदू वोटर तो थे लेकिन वो बटे हुए थे, जाट और गैर जाट की जो राजनीति हरियाणा की वो बटे हुए थे। अभी जो पहला रुझान जो लोगों ने देखा उसमें ये जैसा आप कह रहे हैं कि जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है ना, वो सबसे ज्यादा अगर किसी को समझ में आया तो जाटों को समझ में आया। जाटों का भी एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के साथ गया। इस बात को ऐसे समझिए आप कि जब भी देश में राष्ट्रवाद की बात होगी, जब भी देश में रक्षा की बात होगी और राष्ट्र के साथ खड़े रहने की बात होगी, जब भी नीतियों की बात होगी, जाट हमेशा आगे रहा है। किसी बटालियन में जाट को आप देख लीजिए, सेना में जाट को देख लीजिए, क्रांति में जाट को देख लीजिए। और जाटों को यह बात योगी आदित्यनाथ, जैसे योगी आदित्यनाथ का अंदाज है ठीक वैसा ही अंदाज जाटों का होता है। अगर उनको कोई बात समझ में आ गई तो वो आ गई, कोई उनको फिर भ्रमित नहीं कर सकता। अच्छा, जैसा हमने देखा कि हरियाणा चुनाव से पहले से, लोकसभा चुनाव के पहले से, वो चाहे किसान आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, बार बार किसानों की बात की गई, जवानों की बात की गई, अग्निपथ योजना से जोड़ करके कहा गया, और फिर राहुल गांधी फिर लगातार कहते रहे, कास्ट सेंसस की बात करते रहे। योगी आदित्यनाथ जाते हैं, वो लगातार कहते हैं बटोगे कटोगे, बांग्लादेश की हालत देख लो क्या हो रही है। और साथ ही जो अभी पहलवानों से रिलेटेड एक जो वाकया विनेश फोगाट वाला हुआ, वो ओलंपिक में नियमों के तहत बाहर होती हैं, उनका खुद का वजन वो कम नहीं कर पाती हैं और इसमें वो भारत सरकार, प्रधानमंत्री सबको लपेटे में ले लेती हैं। क्या इसका भी मैसेज ग्राउंड पर बीजेपी ये समझाने में सफल रही कि देखो ये लोग जानबूझकर सालों से राजनीति कर रहे हैं, इनका खिलाड़ी की सलामती से कोई लेना देना नहीं है, और हरियाणा की राजनीति पर इसका असर पड़ गया? देखिए, सबसे पहले कि विनेश फोगाट तो चुनाव हारने वाली हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो बहुत पीछे होती जा रही हैं। हार जीत अलग अलग उम्मीदवारों की अलग अलग कहानी हो सकती है, लेकिन योगी और मोदी, पहले मोदी थे तो लोगों को यकीन था जो बीजेपी के समर्थक थे। आज योगी के आने से वो जो यकीन है वो दोहरा हो गया है और उसकी ताकत बढ़ गई है। योगी के उस नारे की वजह से पूरा हरियाणा चुनाव बदला है। और हरियाणा के भीतर जो नारा यूपी चुनाव 2022 में दिया गया था, 80-20 पर चुनाव होगा, और वो नारा भी योगी आदित्यनाथ ने दिया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे। और वहां पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 16 जनवरी साल 2022 को एक बयान दिया था कि ये जो चुनाव है 80 में हम सब और 20 में उन्होंने बोला था कि 85 में हम लोग और 15 में आप, मतलब कि जो स्वर्ण वोटर्स हैं वो बीजेपी के और बाकी मुसलमान और बाकी की जातियां जो है वो विपक्षी पार्टियों की हो जाएंगी। वहां से इस देश में जातिगत राजनीति की शुरुआत चरम सीमा पर पहुंची और योगी आदित्यनाथ ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब देकर यह कहा था कि यूपी का चुनाव 20 और 80 पे होगा। यूपी में हुआ भी, मुजफ्फरनगर से लेकर पश्चिम में वो नतीजे देखने को मिले। हरियाणा में 80-20 का नारा न देकर योगी ने नारे को अपडेट किया और दिखाया कि बांग्लादेश में बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में हो सकती है। आप बताइए, मेवात जो एक जगह है जहां से मामन खान जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कितनी बम्पर वोटिंग उनको हुई। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई वो मेवात में हुई।
और चीज अभिषेक, राहुल गांधी जब अमेरिका में थे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भाई वहाँ जो है आरक्षण एक समय के बाद हम खत्म करेंगे, और ये नैरेटिव बहुत तेजी से हरियाणा में भी बीजेपी ने चलाया। क्या इसका भी फायदा आपको समझ आ रहा है कि मिला है हरियाणा की? देखिए, आरक्षण खत्म करने वाला मसला एक चुनाव में काम आया विपक्ष का, दूसरे चुनाव में नहीं आ पाया। इस चुनाव में बीजेपी को मतलब बीजेपी ने जब बीजेपी को पता चला कि आरक्षण वाला मसला है, और जो केरल में एक बैठक हुई, आपने देखा कि आरएसएस की उस बैठक में आरएसएस ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाते हैं हम, और बीजेपी ने जब सरकार जब बन गई बीजेपी की, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने बार बार कहा कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो नैरेटिव वहीं पे खत्म हो गया। अब अयोध्या चूंकि बीजेपी हारी हुई थी और बीजेपी को गंभीर चोट लगी हुई थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पे किया गया। आप समझिए कि योगी ने कितने विषम परिस्थिति में बीजेपी के लिए क्या काम किया है। ये उस दौर में योगी आदित्यनाथ ने लड़ाई छेड़ी जिस दौर में केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। अब बताएं लोग कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी पर बैठने के लिए डिजर्व करते हैं? क्या राहुल गांधी, मैंने आपको बार बार कहा कि राहुल गांधी क्यों योगी आदित्यनाथ से सीधी बातचीत नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी गांधी परिवार के युवराज हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि पता है कि अगर योगी से टकराएंगे तो मामला 20 और 80 का हो जाएगा, और राहुल गांधी का अति मुस्लिम प्रेम कांग्रेस को ले डूबा। जाटों ने भी वोट नहीं किया है प्रकाश भाई, थोड़ा आप इंतजार करिए 24 घंटे का, नतीजे बहुत चौंका देने वाले आए हरियाणा में। अभिषेक, ये जो नंबर्स आ रहे हैं अभी हरियाणा से, आप ये मानते हो कि इसके बाद इसी चीज का प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में पड़ेगा? दूसरा, देखिए दर्शकों, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं किसी भी चुनाव में, लेकिन जब आप हरियाणा चुनावों की बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसके प्रचार का तौर तरीका देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले उन्होंने हरियाणा का चुनाव छोड़ दिया, विपक्ष कह रहा था छोड़ के डर के भाग गए, डर के भाग गए। योगी आदित्यनाथ लगातार लगे रहे, बाकी के बीजेपी के बड़े नेता लगातार लगे रहे। इसीलिए अलग अलग फैक्टर्स जरूर होते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक विनिंग फैक्टर है अब बीजेपी के लिए हर चुनाव में। ऐसा सही है अभिषेक? अभी तक का जो इतिहास है दो नेताओं का देखिए, बीजेपी ने कैसे वापसी की है, और ये बात देखिए अभी अभिषेक, हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीसरी बार कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के चली आए। हरियाणा में बीजेपी का कोई बहुत विशेष जनाधार था ही नहीं। नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी वहां पे जन्म लेती है, ठीक ठाक स्थिति में आती है, क्षेत्रीय दल वहां पे सरकार चलाती थी। आज वहां की स्थिति देखिए, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में चलाकर पिछली बार सरकार चला रहे थे जेजेपी, उनकी पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। आप समझिए कि हरियाणा में जो डर अखिलेश यादव का है, जो डर मायावती का है, वो डर हरियाणा चुनाव में साफ साफ दिखा। क्षेत्रीय दलों को बीजेपी कैसे साफ कर रही है उसका बहुत बड़ा उदाहरण हरियाणा के चुनाव में दिखा। जेजेपी खत्म हो गई, अपने पहले ही चुनाव में 10 सीटें जीती, एक खुद जीते दुष्यंत चौटाला, एक उनकी मां नैना चौटाला जीती, लेकिन दूसरे चुनाव में 0 पे आ गई। और जो वहां पे दूसरी जो पार्टी है चौटाला की INLD, उस पार्टी को 1 सीट मिलने की उम्मीद है, अभी वो भी कंफर्म नहीं है। आप समझिए कि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ। और जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ तो कश्मीर में योगी जाते हैं, जम्मू में, वहां पे रैली करके कहते हैं कि मैं आ गया हूं और पीओके का हम देखेंगे और पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, एक रहने की जरूरत है। और योगी के बयान में कितना दम है यह जस्टिफिकेशन मैं और आप नहीं दे सकते। योगी के बयान में दम ना होता, हरियाणा चुनाव के प्रचार खत्म होते ही महाराष्ट्र के चुनाव में योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसी बयान को थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से बोला कि बटेंगे तो हम पर लोग हंसेंगे। अब प्रधानमंत्री कटेंगे वाली बात को ना बोलकर हंसेंगे बोला। तो वही है जो योगी कह रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी ने 2022 के चुनाव में योगी को लेकर कहा था कि योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी, वो योगी अब उत्तर प्रदेश के साथ देश के लिए उपयोगी। हरियाणा जहां आपका जनाधार एकदम शून्य होता जा रहा था, जहां आप चुनाव हार रहे थे, आपने मुख्यमंत्री बदला था, आपके पार्टी में सिर्फ टॉबल था, कई पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और तमाम पार्टी के खिलाफ चीजें चल रही थी, उसमें जो है एक जो हिंदुत्व का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया वो काम कर गया। और हरियाणा में राष्ट्रवादी विचारधारा हमेशा से रही है और वो एक बात दोबारा लौट आई है। विनेश फोगाट चुनाव हार गया, आप इस बात को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। अभी हारी नहीं। अब आप बताइए, लगभग हार चुकी हैं वो, हो सकता है कि वो ना हारे, लेकिन वो जिस हिसाब से पीछे चल रही है वो हार चुकी है। लोगों में ये मैसेज चला गया कि ये लोग क्या एंटी नेशनल काम कर रहे हैं या गलत तरीके से सरकार को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने फोन किया, मैंने बात नहीं किया। एक बार आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो हमारी खोज खबर ही नहीं ली, प्रधानमंत्री ने किसी वकील को हमारे लिए लड़ने ही नहीं भेजा। क्या हरियाणा के लोगों को यह समझ आ गई अभिषेक?
देखिए हरियाणा के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि सड़क का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, और हरियाणा में जो बीजेपी के बार बार बोला गया किसान, जवान और पहलवान ये सब खिलाफ है। जो बीजेपी का सबसे जो ताकतवर हथियार हरियाणा में उभर कर आया वो पर्ची और खर्ची का खेल है। देखिए इस बात को समझिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो हरियाणा की भर्तियों में तमाम बेईमानी की खबर निकल कर आती, लेकिन बीजेपी ने पर्ची खर्ची वाले नारे को बहुत मजबूती से उठाया और बीजेपी ने इस बार ना अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा। जैसे योगी आदित्यनाथ, हम लोग इस पे अलग से करेंगे वीडियो एक। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने काम की बात करता हूं। अमित शाह ने कहा कि मैं उस तरीके की राजनीति करूंगा जो मेरा अंदाज है। विरोधियों को उन्होंने एकदम टारगेट पे लिया। लोकल नेताओं को कहा कि आप कोई राष्ट्रीय बयान नहीं देंगे, आप लोकल मुद्दे पे बने रहेंगे, जल पे बने रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हरियाणा के चुनाव में मानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि उसको नेशनलाइज मुद्दों से भी जोड़ा जाए और बार बार बीजेपी ने यह कोशिश की और यही कारण था कि चुनाव से काफी पहले नरेंद्र मोदी, जो कहा गया कि भाग गए, हरियाणा चुनाव से एक तरह से साइड हो जाते हैं और ये लोकल उम्मीदवारों के जिम्मे ये चुनाव छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। अब जब बीजेपी ने अपने आप को मतलब वर्ग में बांटा कि आपको क्या करना है, सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हुई और टीवी पे बैठने वाले प्रवक्ताओं को भी यह समझाया गया कि जीत का आत्मविश्वास नहीं दिखाना है। जो आत्मविश्वास लोकसभा चुनाव में दिखाया गया, बीजेपी को लाइट लेने की भूल विपक्ष ने की। विपक्ष को लगा कि बीजेपी लोकसभा में हारी, नरेंद्र मोदी बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, अब उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है। साल 2007 के गुजरात चुनाव में दुनिया ने देखा 7-8 में कि जब सोनिया गांधी, उन्होंने खून का सौदागर कहा प्रकाश भाई, उस वक्त तमाम राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि कांग्रेस वहां पर आ रही, बीजेपी जा रही है। और वो पहला चुनाव था नरेंद्र मोदी के जीवन का जब गुजरात में उनको सीटें कम मिली थी। उसके बाद गुजरात में वो कभी हारे नहीं, कभी पीछे नहीं हुए और लोकसभा चुनाव में उनके जीवन में पहली बार सीटें कम हुई। उसका नतीजा है विपक्ष ने लाइट लिया और बहुत बड़ा उलटफेर बीजेपी ने कर दिया। अब आप देखिए कि हरियाणा में बीजेपी की जीत की जो भी बात सुन रहा है वो चौंक जा रहा है। अरे ये कैसे हो गया? आप जाइए कहीं चौराहे पे जाइए, लोगों से मिलिए, वो चौंक जा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी आ गई। ये मास्टर स्ट्रोक कहेंगे इसको, मास्टर स्ट्रेटजी कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि वाकई में बीजेपी के नेता भी नहीं बोल रहे थे खुले में। वो कहते हैं कॉन्फिडेंस वाली बात कि नहीं हम आ रहे हैं ऐसा करके, वो खुले हम वो शोर शराबा हमने देखा नहीं। जो अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है बीजेपी का, वो हमने नहीं देखा हरियाणा चुनाव को लेकर और नतीजों में वो दिख रहा है जाहिर तौर पे। और ये मतलब जो बात आप कहते थे लोकसभा चुनाव के बाद कि नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह के बीच जो आरएसएस ने एक पुल का काम निभाया, सबको एक किया। अभिषेक बहुत सही कह रहे, आरएसएस का हरियाणा चुनाव में बहुत बड़ा रोल है अभिषेक। वो जो पुल की तरह और सबको एक किया, उसमें जो है बहुत बड़ी कामयाबी मिली आरएसएस को। बीजेपी एक होकर लड़ी। आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो कभी भी बहुत तीखा बयान नहीं देते, वो राहुल गांधी को पागल तक कह देते हैं चुनाव के बीच में। और बीजेपी ने एकजुटता से चुनाव लड़कर यह साबित किया कि अभी हम खत्म नहीं हुए हैं। जो विपक्ष सपना देख रहा था कि अब तो आ गए, अब तो योगी को हराएंगे 2027 में, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय सुबह से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस कार्यालय पे कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि उनको आभास हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जो गलतियां हुई वो देखिए। क्या मैं आपको एक शब्द, मैंने आपसे एक चीज कही थी लोकसभा चुनाव के बाद, मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की स्टाइल वाले नेताओं को या तो आप पूरी तरह से हरा दीजिए, उनकी जड़ काट दीजिए। अगर आपने उन्हें जिंदा छोड़ा तो उन्हें वापस आने से कोई रोक नहीं पाएगा। नतीजा हरियाणा चुनाव है। अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो दर्शकों है ना, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस का फर्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है। आज सुबह से 8 बजे से कांग्रेस दफ्तरों के बाहर लोग एक दूसरे को जलेबी खिलाने लगे थे और अब 12 बजे के बाद कांग्रेस दफ्तरों में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा का चुनाव अकेले दम पर तो नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ जिसकी काट कांग्रेस के पार्ट दिखी ही नहीं।